हेलो। आज इकोनॉमिक्स के एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो टॉपिक का नेम है वह है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अगर आपने पढ़ा है इस टॉपिक को तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का जो संबंध है, यह जो टॉपिक है, यह रिलेट करता है आपका मनी सप्लाई से, रिजर्व मनी से। और जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है यह ज़्यादातर रिलेशन है इसका मनी सप्लाई से, रिजर्व मनी से, और साथ ही साथ बैंक से, पब्लिक से, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, इससे भी इस चीज़ का, इस टॉपिक का संबंध है, रिलेशन है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए क्योंकि इस टॉपिक का संबंध बहुत सारे चीज़ों से है, तो इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना होगा कि मनी सप्लाई क्या होता है, रिजर्व मनी क्या होता है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। अब क्योंकि मनी सप्लाई, रिजर्व मनी, ये सारे मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें कुछ हद तक मनी को भी समझना होगा। हालांकि मनी का जो इवोल्यूशन है, मनी कैसे इवॉल्व हुआ, यह एक दूसरा टॉपिक है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि अगर आप जानते हैं, समझते हैं, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पहले मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले कमोडिटी इकोनॉमी थी। मीन्स कि हम कोई भी गुड्स को एक दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करते थे। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था पहले, वह मनी के प्रोसेस से नहीं होता था। पहले मनी का कोई कॉन्सेप्ट सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था। परंतु बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशंस थी। उसमें एक प्रॉब्लम यह थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर नहीं हो तो एक्सचेंज करना बहुत ही परेशानी होती थी एक्सचेंज करने में। इस समस्या से बचने के लिए, इससे उभरने के लिए एंशिएंट पीरियड में हिन को मनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब आप इस बात से थोड़े शॉक्ड होंगे कि हिन एज अ मनी। यस, हिन एज अ मनी। आज हमारे पास रूपी एज अ मनी है। दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में डॉलर मनी के रूप में इस्तेमाल होता है, और भी अदर कंट्रीज़ में उनके अपने करेंसीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है। उसी तरह पहले हिन को मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर कॉइन्स का कंसेप्ट आया। कॉइन्स पहले भी इस्तेमाल होता था, परंतु लोग इसलिए कॉइन को एज अ मनी यूज़ नहीं करते थे कि उनको यह भय होता था कि अगर आज हम जिस कॉइन को एज अ मनी वैल्यू दे रहे हैं, कल को कोई दूसरा राजा, एम्पेरर उस एरिया को जीत ले और आने के बाद बोले कि इस कॉइन को मैं एज अ मनी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अभी गरीब हो जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते थे, कुछ ऐसे गुड्स को एज अ मनी इस्तेमाल करने लगते थे। मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, जैसे आज रुपी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, उस समय हेन से आप कुछ भी खरीद सकते थे। तो क्योंकि मनी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, आप देख रहे हैं कि समय के साथ, सिचुएशंस के साथ इसकी डेफिनेशंस बदलती जा रही हैं। एक जनरल डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में मनी के का होता है, दैट इज़ it is generally acceptable as a means of payment. It is anything that is generally acceptable as a means of payment. एक फियाट मनी होता है। मैं मनी के टाइप्स को बताऊंगा, या इवोल्यूशन ऑफ मनी का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बहुत सारे मनी के टाइप्स को बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मनी के टाइप्स और इवोल्यूशन में मैं डाइवर्ट हुआ तो टॉपिक से डेविएट हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ कि फिएट मनी एक होता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर यूज़ किए जाने वाला मनी होता है। अगर कल को गवर्नमेंट ऑर्डर दे कि हम इस चीज़ को एज ए मनी यूज़ करेंगे, तो हम उसे मनी के तौर पर हमें इस्तेमाल करना होगा। जैसे अभी हम आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर के थ्रू हम रुपीज़ पर को एज अ मनी एक्सेप्ट करते हैं, और आरबीआई का जो गवर्नर का जो सिग्नेचर होता है हमारे रुपीज़ पर, उस पर यह लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ।
तो वह फिएट मनी है। तो इस तरह से कुछ मनी का कॉन्सेप्ट बाहर आया। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन में इस चीज़ से आपको कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते हैं, आएंगे भी, क्योंकि इसका रिलेशन केवल एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं है, यह बहुत सारे चीज़ को एक साथ लिंक करता है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आपका मॉनेटरी सिस्टम से संबंधित है, यह बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, रिजर्व मनी से संबंधित है, मनी सप्लाई से संबंधित है, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित है यह कॉन्सेप्ट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। एक शब्द में अगर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं तो इट इज़ लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की जो क्षमता है, उसी को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसको वह मिनिमम रिजर्व के बाद जो उनके पास एक्सेस रिजर्व जो बचते हैं उसको वह लोन देता है। और जितना ज़्यादा वह लोन देगा, जितना ज़्यादा बैंक लेंड करेगी, उतनी ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट प्रॉफिट होगी, इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और उतनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बढ़ेगी। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में आपको पता चलता होगा कि मनी जो रिजर्व मनी होता है वह सेम रहता है, परंतु इसमें मनी सप्लाई बढ़ता है। तो इसलिए आपको पहले समझना होगा कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में पूरे अच्छे से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको समझना होगा मनी सप्लाई। मैंने आपको बताया मनी क्या होता है। इट इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। मीन्स कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को करने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मनी के, जैसे कि किसी भी वैल्यू को मेज़र करने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। मनी को हम स्टोर ऑफ वेल्थ के तौर पर भी यूज़ करते हैं। डेफर्ड पेमेंट को करने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मनी के। पर मनी सप्लाई जो होता है वह डिफरेंट होता है। मनी सप्लाई मीन्स किसी भी इकोनॉमी में अभी पैसा कितना है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मनी सप्लाई का 4 कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का जो डेफिनेशन होता है वह है इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी। मैं मनी बोल रहा हूँ। देखिए 2 कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको समझना चाहिए। एक मनी है और एक होता है आपका मनी, जिसके अंदर आपका आता है करेंसी प्लस डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, और करेंसी जो पैसा आपके पॉकेट में हो, पर्स में हो। लेकिन जो यह करेंसी है, करेंसी के अंदर आता है आपका नोट्स एंड कॉइन्स। यह करेंसी का फॉर्म डेफिनेशन जब मैं मनी रिजर्व मनी आपको पढ़ाऊंगा, रिजर्व मनी आपको बताऊंगा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाने के लिए, तब करेंसी इस्तेमाल में आएगा। बट मनी सप्लाई के डेफिनेशन में मनी इस्तेमाल में आ रहा है। तो मनी जो होता है, मनी सप्लाई जो होता है, इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड विथ पब्लिक। मैं एक शब्द बोला अभी, पब्लिक। इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड विथ पब्लिक। पब्लिक के पास एक समय में जो पैसा होता है वही होता है मनी सप्लाई। पब्लिक का यह मतलब है कि जो भी बिजनेस एंटिटीज़ है, जो भी फाइनेंशियल काम करने वाले लोग हैं, जो भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो सारे, उन सभी के पास जो पैसे, और जनरल पब्लिक जो होते हैं उनके पास जो पैसे हैं, सारे पैसे जो करेंसी और डिपॉजिट दोनों को ऐड करके। लेकिन इस पब्लिक में हम लोग 2 चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, उनको हम ऐड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट प्लस बैंक। इन 2 को हम मनी सप्लाई के डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं करते। इसका कारण यह है, मनी सप्लाई जो है हम उसमें करेंसी और डिपॉजिट को ऐड करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जो भी बिजनेस एंटिटीज़ होती है, जो भी जनरल पब्लिक होते हैं, वह पैसे कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और जो भी पैसा होता है वो सारा पैसा गवर्नमेंट का होता है। इसलिए क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो इस सिस्टम में, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, 2 इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड करते हैं,
गवर्नमेंट को और बैंक को हम इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं। तो इन दोनों के अलावा जितने भी पैसे एक समय पर इकोनॉमी के पास होता है वह होता है मनी सप्लाई। जब मैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मनी सप्लाई असल में क्या है। मतलब कि जो भी पैसा एक समय में इकोनॉमी के पास है, एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में जितना पैसा है वह मनी सप्लाई है। परंतु मनी सप्लाई जो होता है, टोटल करेंसी जो आरबीआई प्रिंट करती है उसका 5.5 होता है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस मनी मल्टीप्लायर से भी संबंधित है। यह जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग से संबंधित है। अगर आपने उस चैप्टर को सही से पढ़ा है, समझा है, तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा। अन्यथा ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, टॉपिक है, फिर भी देखते हैं। तो क्योंकि मनी सप्लाई के डेफिनेशन में हम गवर्नमेंट और बैंक को एक्सक्लूड करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस इन दोनों के अलावा जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके पास जितने भी पैसे हैं उस सारे पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई को मेज़र करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, इससे हम इकोनॉमी के टोटल परचेजिंग पावर को मेज़र करते हैं। सपोज करिए कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि जो भी इन दोनों के अलावा जो भी लोग हैं उन सबके पास पैसा बढ़ जाता है। अगर पैसा बढ़ता है तो लोग डिमांड करना ज़्यादा कर देते हैं, डिमांड बढ़ता है। और आपको पता है डिमांड बढ़ने से, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में प्राइस बढ़ने लगता है, और प्राइस बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, टोटल परचेजिंग पावर को मेजर करने के लिए मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है। तो मनी सप्लाई को मेजर करने से हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है। उसी समय अगर आप इस सिचुएशन को सेम तरह से देखिए, अगर मनी सप्लाई घट जाता है इसी समय तो इकोनॉमी में डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, और प्राइस घटने से यह होता है कि सप्लाई करना बंद करते हैं फर्म्स, एंटिटीज़। जो फर्म्स होते हैं वो सप्लाई करना बंद करते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होता है, जिससे ग्रोथ कम होता है और इकोनॉमी में जीडीपी घट जाती है। यह रिलेशन बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। मनी सप्लाई के जो 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, जिसमें से M1 जो होता है इसमें हम लोग रखते हैं, यह एक तरह का पैसा है। समझते हैं कि यह पैसा है क्या, कहाँ का यह पैसा है। C जो होता है करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, और मैंने अभी आपको बताया कि हम पब्लिक में गवर्नमेंट और बैंक को ऐड नहीं करते हैं, यानी कि इसमें जो पैसा है करेंसी है। करेंसी जो लोगों के पॉकेट में होता है, लोगों के पर्स में होता है, वह पैसा, वह करेंसी। तो वह सारे करेंसी जो इन दोनों को छोड़ने के बाद जिन सबके पास है वह पैसा, वह करेंसी यहाँ पर आएगा। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है यहाँ पर नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक में लोगों का अकाउंट होता है। अगर आपको पता होगा, बैंक में लोगों का अकाउंट होता है, कई तरह का अकाउंट होता है। एक सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। आपको पता है कि करेंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसमें हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, नो रेस्ट्रिक्शंस। ज़्यादातर बिजनेस एंटिटीज जो होते हैं वही यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, और इसमें लगभग इंटरेस्ट नहीं के बराबर मिलता है, नो इंटरेस्ट। सेम अपोजिट यहाँ पर होता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होता है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होता है। हाउस होल्ड वाले जो जनरल जो लोग होते हैं वही यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है लगभग हर लोग ओपन करवाते हैं। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आमतौर पर ज़्यादा होता है और रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट मिलता है। इन सब से, इन दोनों से की अपेक्षा यहाँ पर इंटरेस्ट आमतौर पर ज़्यादा मिलता है। यह जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मतलब
कि जो भी पैसे हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, तो इसमें जो पैसे डिपॉजिट है, करेंट अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट है, इसको आप सीधे डिमांड करेंगे तो आपको बैंक दे देगी। क्योंकि जो बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं उनको दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, हैवी अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। इसके कारण इनको ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। इसमें लिमिटेशंस आमतौर पर नहीं के बराबर होती है, नहीं, कोई लिमिटेशन से नहीं होता है इसमें, इसलिए यह डिमांड डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है। यानी कि इसमें आप जब भी डिमांड करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पर आमतौर पर डिमांड करने से आपको पैसे मिलते तो है, कई बार नहीं भी मिलते हैं। अगर सेविंग अकाउंट में आप ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे, करोड़ों रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं और आप एक दिन में कहेंगे कि भाई मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, तो शायद बैंक आपको 1-2 दिन का टाइम दे दे। इसलिए कुछ पैसा यहाँ टाइम डिपॉजिट के बाद के कारण भी निकलते हैं, यानी कि उसमें कुछ समय लग सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ के सिचुएशंस बनती है सेविंग अकाउंट में कि आपको टाइम डिपॉजिट भी लग सकता है, टाइम डिपॉजिट वाले मनी भी होते हैं यहाँ पर, और डिमांड डिपॉजिट में भी। अगर आप कम अमाउंट यहाँ से निकालना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, तो ईजिली निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से पैसे डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट में भी, टाइम डिपॉजिट में भी। लेकिन फिक्स्ड अकाउंट जो है यह केवल टाइम डिपॉजिट होता है इसमें, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, कई वर्षों के लिए, कई महीनों के लिए पैसे को फिक्स करके छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम डिपॉजिट होता है। तो यह जो पैसा डिमांड डिपॉजिट वाला जो ये पैसा है वो डिपॉजिट है। डिपॉजिट यानी कि मैंने बताया जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, तो यह जो पैसा हुआ, तो करेंट अकाउंट में जो पैसा हुआ और जो पैसा सेविंग अकाउंट का डिमांड डिपॉजिट वाला जो पैसा हुआ, इन दोनों पैसे को हम मनी के कॉन्सेप्ट के पहला जो मनी M1 है उसमें यह जो DD है, इसका मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। और नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक का मतलब है नेट टोटल पैसा जो इसमें है और इसमें है, इसका लगभग 50% हो सकता है, इसका टोटल हो सकता है और इसका कोई नहीं। उसके बाद जो यह OD है, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट जो होता है यह उन सब पैसे को हम ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि जो पैसा RBI में के जो फॉर्मर गवर्नर होते हैं, यह पैसा हम ज़्यादातर RBI में ही होता है। अदर डिपॉजिट मतलब ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस हो, कोई इंडिविजुअल हो जिनका अकाउंट RBI में हो, लेकिन जनरल पब्लिक का अकाउंट RBI में ओपन हो ही नहीं सकता। तो RBI में आमतौर पर जो फॉर्मर गवर्नर होते हैं उनका अकाउंट होता है, या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होता है, जैसे कि IMF हो सकता है। इन सब चीज़ों का अकाउंट RBI में होता है, तो उन सब पैसों को भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा इस कॉन्सेप्ट को, तो यह एक तरह का जो है लिक्विडिटी वाला मनी है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है लिक्विडिटी, लिक्विड मीन्स, इकोनॉमिक्स का जो है शब्द है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि जो करेंसी होता है उसको हम लिक्विड कहते हैं। कि इकोनॉमिक्स में जो पैसा है, बहुत सारे तरह का पैसे, एसेट्स बहुत सारे तरह के होते हैं। आपके पास जो ज़मीन है वह भी एसेट है, आपका कार भी एसेट है, आपका मनी भी एसेट है। लेकिन जो आपका पैसा करेंसी हो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि आप लैंड को भी एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी में, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो जिस चीज़ को लिक्विड बनने में, करेंसी बनने में सबसे कम समय और ऊर्जा खत्म हो, जो लेस टाइम एंड एनर्जी से लिक्विड हो जाए, करेंसी हो जाए, उसी को हम इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी कहते हैं। तो यह जो पैसा है 100% लिक्विड माना जाता है इकोनॉमिक्स में। M1 का जो कंसेप्ट होता है इसको हम 100% लिक्विड मानते हैं इसको। हाँ, इसको 100% लिक्विड तो मानते हैं, लेकिन यह जो पैसा है M1, इसमें हम बहुत सारे चीज़ों को, यह एक वाइड मनी नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारे पैसों को हम ऐड नहीं करते, लिमिटेड चीज़ों को ऐड करते हैं। कि मीन्स जो करेंसी आपके पास है, जो डिपॉजिट RBI में है, अदर इंस्टीट्यूशंस का, या फॉर्मर गवर्नर का, या जो यह करेंट अकाउंट का जो पैसा है और सेविंग अकाउंट का जो डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है, उसी को ऐड करते हैं इसमें। इससे जो यह जो पैसा है एक नैरो मनी बन जाता है। 100% लिक्विड तो है लेकिन नैरो मनी है। उसी समय M2 एक नया कॉन्सेप्ट आता है। M2 भी एक तरह का मनी का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आपका पैसा आता है। M2 में जो पैसा है उसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है, वह है पोस्ट ऑफिस बैंक का पैसा। देखिए, पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है वह आमतौर पर इसलिए ओपन करवाया गया कि गरीब लोगों को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की
की सहायता दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो पोस्ट ऑफिस में आमतौर पर गरीब लोग जो जिनके पास बैंकिंग हैबिट्स उतना नहीं है, तो उनके लिए यह बैंक ओपन हुआ था। और पोस्ट ऑफिस बैंक में आमतौर पर उसमें ज़्यादा लोन, वह बैंक लोन देती नहीं है, तो लोन देती नहीं है तो इसीलिए उससे कोई कैपिटल क्रिएशन होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको कैपिटल क्रिएशन मतलब ही होता है लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। अगर बैंक लोन नहीं देगी तो कैपिटल क्रिएशन होगा कैसे। अब क्योंकि इसमें लोन देती नहीं है और ज़्यादातर यह बैंक वेलफेयर स्कीम के लिए ही, वेलफेयर के लिए ही ओपन करवाया गया, आमतौर पर पुअर लोग को फाइनेंशियल इंक्लूजन देने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग की सुविधा देने के लिए, बैंकिंग हैबिट बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस बैंक का ओपन को खोला गया था। तो इससे कोई ज़्यादा मेजर चेंज इस मनी में आता नहीं है, क्योंकि यह दोनों पूरा सेम ही है और इसमें केवल पोस्ट ऑफिस बैंक ज़्यादा एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होता है, जिससे एक नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होता है। मान लीजिए 4 to 5% का डिफरेंस होता है, फिर भी यह एक हाईली लिक्विड मनी होता है। लिक्विड मनी तो है क्योंकि यह पूरा 100% लिक्विड है। पोस्ट ऑफिस बैंक के आने से हाईली लिक्विड बनता है, यानी कि थोड़ी सी लिक्विडिटी इसकी कम होती है, लेकिन मनी जो है यह नैरो ही रह जाती है। यह एक वाइडर मनी नहीं है, क्योंकि इसमें और भी अदर तरह के मनी को हम लोग ऐड नहीं करते। आप साफ समझे ना कि हम लोग बैंक के टाइम डिपॉजिट वाले पैसे को यहाँ एक्सक्लूड अभी तक ऐड नहीं किए हैं। जब तक हम इन सब चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे, एक मनी ब्रॉड मनी कैसे हो सकता है। इसलिए जो M3 जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइम डिपॉजिट वाला जो पैसा है बैंक अकाउंट में, हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो यह हो जाता है कुछ इस तरह से। DD और TD जो है इकोनॉमिक्स में, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, और बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट का जो पैसा है, इसको दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसको कहा जाता है NDTL। नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी। देखिए, बैंक हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके पास दो तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं इकोनॉमी में, पैसे में। एक होता है जो आपके पास एसेट होता है, आपका लैंड हो सकता है, आपका ज़मीन हो सकता है, आपके कार हो सकते हैं, आपके पैसे हो सकते हैं, ये सारे आपके क्या है, एसेट्स हैं। लेकिन जो आप किसी से बोरो करते हैं, किसी से आप पैसा उधार लेते हैं, डेट लेते हैं, तो वह आपके लिए एक लिएबिलिटी है। और बैंक, क्योंकि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो वह पैसा हमारे लिए एसेट है और बैंक के लिए लिएबिलिटी है। इसलिए जो टर्म है एल लिएबिलिटी के रूप में आया। तो बैंक के पास टोटल डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी, यानी कि डिमांड यह वाला पैसा, टाइम यह वाला पैसा, और डिमांड एंड टाइम यह वाला पैसा, यानी कि जो पूरा डिपॉजिट जो पब्लिक करती है बैंक में, वो बैंक के लिए एक तरह से लिएबिलिटी है। तो इस सारे लिएबिलिटी को हम नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन हम इसको टोटल डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास और भी अदर तरह की लिएबिलिटीज हो सकती है। किसी अदर बैंक का पैसा हो सकता है, RBI का पैसा हो सकता है, और भी अदर कुछ सिचुएशंस बन सकती है जिसके पास बैंक का पैसा हो। तो NDTL कहने का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी, मीन्स कि केवल डिमांड और टाइम लिएबिलिटी वाला जो लिएबिलिटी है, हम केवल उसको ऐड करते हैं, अदर लिएबिलिटी को नहीं। अगर टोटल कर देंगे तो बैंक का जो टोटल लिएबिलिटी होगा उसको हम लोग इसमें जोड़ने लगेंगे, लेकिन हमें टोटल नहीं जोड़ना है, हमें केवल NDTL जोड़ना है। क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक में हम अदर बैंक को एक्सक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, तो गवर्नमेंट के पैसे को, किसी अदर बैंक के पैसे को हमें एक्सक्लूड करना है। इसलिए हम नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी करते हैं, केवल जनरल पब्लिक के जो डिपॉजिट है उसको ऐड करते हैं। तो है जो डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी जो है, इसको ऐड करते ही डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऐड करते हैं। क्योंकि OD जो होता है, आपको पता है, रिजर्व RBI से संबंधित है, किसी फॉर्मर गवर्नर से या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। करेंसी जो हेल्ड विथ पब्लिक, जिसमें हम गवर्नमेंट और बैंक को एक्सक्लूड करते हैं। तो इन सभी पैसे को हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक ब्रॉड मनी है, यह एक ब्रॉड मनी है, और यह नैरो मनी नहीं है, यह एक ब्रॉड मनी है, और यह एक 100% लिक्विड नहीं है, यह लेस लिक्विड मनी है, लेस लिक्विड मनी है। क्योंकि टाइम डिपॉजिट का जो पैसा होता है उसमें कुछ समय लगता है,
आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे जब आप फिक्स डिपॉजिट में जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो उसमें कुछ बाध्यताएं होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ समय लगता है पैसे की मैच्योरिटी को ख़त्म होने में। तो तो यह है आपका M3। और M4 जो है, M3 का जो कंसेप्ट है, M3 जो पैसा, यह M3 में जब हम पोस्ट ऑफिस बैंक के पैसे को ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है M4। कोई डिफरेंस नहीं है। और M4 होते ही यह समझ सकते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा ब्रॉड मनी यहाँ है, क्योंकि इसमें हम पोस्ट ऑफिस बैंक के मनी को इंक्लूड नहीं करते थे, यहाँ इंक्लूड करते हैं, तो यह इससे भी ज़्यादा ब्रॉड मनी है और सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड मनी है। तो यह मनी का 4 कॉन्सेप्ट है कि मनी सप्लाई के जो 4 कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी में किस किस तरह से मनी सप्लाई हो चुका है, यह सारे मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट है चारों। लेकिन जो यह M3 है, इससे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के टोटल परचेजिंग पावर को मेजर करते हैं। इसलिए टोटल परचेजिंग पावर को इंक्लूड मेजर करते हैं, क्योंकि M4 जो है, M4 में हम पोस्ट ऑफिस बैंक के मनी को इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक लोन नहीं देती है, जिसे क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता है, इसलिए हम M4 को एज अ टोटल परचेजिंग पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं और M3 को हम टोटल परचेजिंग पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहीं आप देखते हैं कि टोटल परचेजिंग पावर लिखा हुआ है और अगर वहाँ मनी सप्लाई का कोई एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वह M3 का जिक्र कर रहा है। अब इन सब के अलावा एक कॉन्सेप्ट है आपका M0। हाँ, यह M0 जो होता है, इसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, और इसको प्राइमरी मनी भी कहा जाता है। इसको प्राइमरी मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कैश के फॉर्म में होता है। इसको रिजर्व मनी भी कहा जाता है क्योंकि यह कैश के फॉर्म में होता है और कैश हमेशा प्राइमरी मनी होता है। कैश इज प्राइमरी मनी। उसके अलावा यह रिजर्व मनी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो बैंक होता है, कोई भी बैंक CRR के तौर पर एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है CRR, जिसके तहत बैंक को RBI के पास कुछ रिजर्व्स रखने होते हैं 3% या 4%। वह बैंक कैश के फॉर्म में RBI के पास रखती है। क्योंकि रिजर्व मनी का जो कंसेप्ट है वह C+R+OD है। C मतलब जो करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, और यहाँ जो पब्लिक है, यह पब्लिक में हम केवल गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि कैश जो प्रिंट होता है वह केवल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, बैंक प्रिंट नहीं कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं और बैंक को इंक्लूड करते हैं। रिजर्व मनी का अगर डेफिनेशन देखे जाए तो रिजर्व मनी का जो डेफिनेशन होता है वो है, इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसीज, यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ जो पब्लिक का डेफिनेशन होगा, यहाँ जो पब्लिक का मतलब होगा वह होगा ऑल एंटिटीज़, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विथ बैंक एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट। यहाँ हम केवल बैंक गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, बैंक को नहीं। यहाँ हमने बैंक को इसलिए एक्सक्लूड किया था क्योंकि जो पैसा हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, बैंक के पैसे को भी इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी। लेकिन जो कैश है, कैश केवल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, RBI प्रिंट कर सकती है, इसलिए हम गवर्नमेंट और RBI को केवल एक्सक्लूड करते हैं। बैंक मनी प्रिंट नहीं कर सकती, करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, इसलिए हम यहाँ पर बैंक को रखते हैं। इसका जो रिजर्व मनी है, सारे करेंसी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। जो करेंसी आपके पास है, बैंक के पास है, जो रिजर्व बैंक जो रिजर्व रखती है RBI के पास CRR के फॉर्म में, जो 3% आमतौर पर होता है वो, और अदर जो आपको पता है अदर डिपॉजिट जो RBI में किसी भी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हो या फॉर्मल गवर्नर का हो। तो रिजर्व मनी हमेशा से कैश होता है, इसको प्राइमरी मनी कहा जाता है कैश को।
इसको रिजर्व मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक को CRR के फॉर्म में RBI के पास कुछ रिजर्व्स रखने होते हैं, या रिजर्व इसलिए रखने होते हैं क्योंकि बैंक रप्सी हो या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में बैंक उस पैसे को इस्तेमाल कर सके, या CRR जो पैसा है उसको इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेंड करना चाहती है, वो अपने पास पैसा नहीं रखना चाहती बिल्कुल। तो जो डेली के प्रोसेस हो उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो, या SLR के फॉर्म में बैंक पैसे रखती है ताकि जो पब्लिक या जो डिपॉजिटर्स है उनको कैश मिलते रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए भी CRR और SLR जैसी सुविधा है। और मॉनेटरी पॉलिसी से RBI क्या करती है कि बैंक के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, डेवलपमेंटल वर्क कर सकती है, ग्रोथ में फंक्शन कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिससे CRR और SLR इम्पैक्ट होता है, और इसका फंक्शन बहुत ही वाइड है। तो अभी तक आपने समझा कि मनी का जो कंसेप्ट है M1, M2, M3, M4 और M0, यह मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स है कि किस किस तरह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में होते हैं। आपने M0 भी समझा। अब M0 और मनी सप्लाई में रिलेशन क्या है वह समझते हैं। देखिए, M0 जो होता है वह कैश है, जो कैश है वह M0 है, और जो मनी सप्लाई है वह इकोनॉमी में अभी मनी सप्लाई कितना है वह है। इसके बीच का जो रिलेशन होता है वह यह होता है कि आपको एक मनी मल्टीप्लायर होता है, और मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है मनी सप्लाई इक्वल टू M0। मनी M0 को हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखें। यहीं से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बनता है। यह जो पूरा सिस्टम है, यह जो पूरा फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू मनी सप्लाई बाय रिजर्व मनी। यही है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, दैट इज लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। अब आप एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझिए कि लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है। सपोज RBI प्रिंट मनी 100, गिव इट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पैसे से ए पर्सन से कुछ बाई किया 100 रुपीज़ का। अब यह जो ए पर्सन है इसका अकाउंट हो सकता है HDFC में हो। इसने इस पैसे को, जो गवर्नमेंट इसने इससे 100 का जो परचेज किया, उसने इसको यहाँ डिपॉजिट किया HDFC के पास। अब क्योंकि जो HDFC है या कोई भी बैंक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंड करना चाहती है, क्योंकि इसके पास एक दो तरह का लिमिटेशन होता है, वह है CRR एंड SLR। सी आई एम सेइंग अगेन, शायद यह बोर्ड से ऊपर चला गया हो। RBI ने 100 रुपीज़ को प्रिंट किया, गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट इससे ए पर्सन से कुछ खरीदा, कुछ परचेज किया, और ए ने इस पैसे को HDFC में डिपॉजिट किया। अब यह पैसा HDFC के पास 100 रुपीज़ आ चुका है RBI से। यह जो
आरबीआई ने 100 रुपीज़ प्रिंट किया, यह है M0, क्योंकि कैश होता है, रिजर्व मनी होता है, M0 है, M0 ही आपका कैश है, यह है आपका 100 अभी। अब यह पैसा इस प्रोसेस के थ्रू HDFC के पास आ चुका है, क्योंकि बैंक हमेशा लेंड करना चाहती है, वो अपने पास पैसे रखना बिल्कुल नहीं चाहती। तो यह क्या करेगी, CRR में 3%, शायद अभी मुझे शायद पता नहीं कितना है, और SLR में लगभग 18%, यानी कि लगभग 20% मनी इसको रिजर्व करके रखना होगा, क्योंकि जो डेली के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक में, कैश का ट्रांजेक्शन, लेन देन का ट्रांजेक्शन, उसको कवर करने के लिए बैंक को आरबीआई के थ्रू इस पैसे को अपने पास रखना पड़ता है। तो 80 रुपये क्या करेगी, यह लेंड करेगी बी को। लेट्स 80 रुपये बी को लेंड करेगी। हो सकता है बी इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और सी से कुछ परचेज करेगा, और सी इस पैसे को फिर से SBI में हो सके तो यह डिपॉजिट करेगी। अब यह 80 रुपये फिर से वापस 80 रुपये इसके पास जा चुका है, SBI के पास। अब आपको पता है बैंक तो लेंड करती है, बैंक फिर से यह डी को लेंड करेगी 20% CRR और SLR के फॉर्म में रख करके, यह 64 लेंड करेगी डी को। डी फिर इस चीज़ से किसी से बाई करेगा, हो सकता है ई से बाई कर ले कुछ। अब यह पैसा ई के पास जा चुका है, और ई फिर इस पैसे को हो सकता है ICIC में डिपॉजिट कर दे। यह पैसा ICIC के पास जा चुका है, यह 20% अपने पास रखेगी, और फिर शायद 52 बनेगा, यह पैसा हो सकता है F को लेंड कर दे। पैसा इसी तरह से आगे की ओर घूमते रहता है। यह है लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। इसलिए कहा जाता है कि हमें बैंकिंग हैबिट्स होने से, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स होने से, अगर बैंकिंग हैबिट्स लोगों की बढ़ेगी तो लेंडिंग कैपेसिटी, बैंकिंग हैबिट्स, पब्लिक की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेगी तो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल यहाँ है, वो उनका जो हैबिट है बैंक के साथ अच्छा है, वह पैसे उनके पास आता है और वह बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिससे बैंक उस पैसे को लेंड करती है और कैपिटल क्रिएशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यह जो पैसा है M0 100 रुपये, वह सेम है, वह चेंज नहीं हो रहा है, बट मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना बढ़ा एक पैसे से, यह 5.5 टाइम्स तक बढ़ सकता है। और यह जो 5.5 टाइम्स है, यही है आपका मनी मल्टीप्लायर, जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू मनी सप्लाई बाई M0, यह मनी मल्टीप्लायर यही है। तो यह पैसा 5.5 टाइम्स, यानी कि यह जो 100 रुपये है शायद 550 तक बढ़ेगा, 550 रुपीज़ तक यह पैसा बढ़ सकता है। तो M0 जो है वह सेम रहता है। M0 जो आरबीआई प्रिंट करती है, जो नेचुरल मनी है, जो प्योर मनी, जो कैश है, वह 100 रुपीज़, और इस पूरे प्रोसेस के बाद भी M0 जो है हमेशा 100 ही रहेगा, लेकिन प्रोसेस के बाद जो इसका मनी सप्लाई है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लाई करता है बार बार। क्यों करता है? लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक के कारण। और यही है लेंडिंग कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, यही है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यही है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी पर, और दूसरा डिपेंड करता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पब्लिक। लोगों की बैंकिंग हैबिट्स पर और मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यानी कि अगर आपके पास बैंकिंग हैबिट्स है, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स अच्छी है, तो क्या होगा, इससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। तो M0 मनी सप्लाई जो है, और M0 जो पैसा प्रिंटेड मनी है वह M0 होता है। मनी सप्लाई जो होता है वह होता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बाद
और मनी मल्टीप्लायर कितनी है, उसके बाद मनी सप्लाई का पता चलता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है। गवर्नमेंट या क्योंकि करेंसी अथॉरिटी आरबीआई के पास है, आरबीआई अभी तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपये मनी और करेंसी प्रिंट कर चुकी है। आरबीआई ने अभी तक M0 जो मैंने बताया करेंसी प्रिंटेड जो मनी है वह 33 लाख करोड़ रुपीज़ है, और जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वह लगभग 200 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो इंटायर प्रोसेस के बाद भी मनी जो रिजर्व मनी है, जो हाई पावर्ड मनी है, वह सेम रहेगा। M0 हमेशा 100 रहेगा। किसी भी सिचुएशन में M0 नहीं बदलता है। M0 तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आरबीआई मनी प्रिंट ना करे। लेकिन मनी प्रिंट करने के बाद जब इकोनॉमी में मनी आती है, बैंकिंग हैबिट्स पर लोगों की अच्छी होती है, बैंक लेंड करती है, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की अच्छी होती है, तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ता है। इसलिए मैंने बताया कि आरबीआई अभी तक 33 लाख करोड़ रुपीस प्रिंट कर चुकी है, बट इकोनॉमी में मनी सप्लाई 200 लाख करोड़ है। इसी कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन किया कि अगर आप शायद 2017 में, कि अगर आप अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपये विड्रॉ करते हैं, आई एम आस्किंग टू यू, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपये विड्रॉ करते हैं तो इकोनॉमी में इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर बताएं। अगर आप अकाउंट से 1 लाख करोड़ विड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं मनी, यानी कि अगर मैंने बताया कि कोई अगर मेंशन नहीं हो तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं। तो मान लीजिए यह पैसा है और आप डिमांड डिपॉजिट से यहाँ से पैसे निकाल लिए, तो पैसा अकाउंट से निकलने के बाद करेंसी बदला और करेंसी में गया तो पैसा M3, तो कोई चेंज नहीं है। M3 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 1 लाख रुपये से रिजर्व मनी में कोई चेंज नहीं होगा। बट इससे इकोनॉमी में इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? तो इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, तुरंत कोई चेंज नहीं होगा, पैसा यहाँ से यहाँ आएगा। लेकिन तो उसी में ऑप्शन था कि रिड्यूस बाय 1 लाख, इंक्रीज बाय 1 लाख, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर था नो चेंज। इमीडिएटली कोई चेंज नहीं होगा अगर आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से तो। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी और पैसा 1 लाख से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मनी सप्लाई, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जैसे ही घटेगी 1 लाख से, तो पैसा रिड्यूस बाय 1 लाख। तो यह था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में से लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स होती है, कुछ मिनिमम रिजर्व रखने के बाद वह चाहती है कि जो एक्सेस रिजर्व्स हो उसको लोन दे और उससे इंटरेस्ट क्रिएट करे, प्रॉफिट क्रिएट करे। उसी प्रॉफिट को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, उसी प्रॉफिट को हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पब्लिक कहते हैं। और यह जो पूरा प्रोसेस था मनी मल्टीप्लायर का, मनी सप्लाई का, M0 का रिलेशन क्या है, यह मैंने आपको बताने की कोशिश किया। शायद आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था, समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखें, क्योंकि इससे घुमाकर कई बार क्वेश्चंस किया जाता है एग्ज़ाम में और बार बार किया जाएगा। थैंक यू।